कैसे हो मेरे पढ़ाकू? बढ़िया, पढ़ाई कर रहे हो? कैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ? कर रहे हो ना पढ़ाई? कितना टॉपिक कंप्लीट किया हमने? लास्ट टाइम क्या पढ़े थे? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में, फेराडेस एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पढ़ चुके, फेराडेस लॉ के बारे में पढ़ चुके। उसके बाद क्या पढ़ा हमने? मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ में हमने क्या क्या किया? ईएमएफ का फॉर्मूला ऑब्टेन किया। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर और मैकेनिकल पावर को कंपेयर किया। उसके बाद हमने क्या ऑब्टेन किया? सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला ऑब्टेन किया, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला ऑब्टेन किया। फिर हमने क्या पढ़ा? म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। तो चैप्टर 6 की ये जर्नी रही है और हमने काफ़ी सारे एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाए हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ चुके हैं, तो कुछ उसके एक्सरसाइज न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेने चाहिए। तो आ जाते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स पे। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.8, करंट इन अ सर्किट flows from 5 ampere to 0.0 ampere in 0.1 second. Change in current is given 5 ampere to 0.0 ampere और समय कितना दिया? 0.1 सेकेंड। If an average EMF of 200 volt is induced, induced EMF कितना दे दिया? 200 volt. Give an estimate of the self inductance of the circuit. सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। क्या ठीक? इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना दिया है हमें? 200 वोल्ट। एल एज इट इज डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन करंट, फॉल हो रहा है 5 एम्पियर टू 0.0 एम्पियर। 5 माइनस 0 अपॉन टाइम कितना दिया? 0.1। तो यहाँ से एल को सब्जेक्ट बनाएं तो एल क्या बनेगा? 200 इंटू 0.1 अपॉन 5। 5 इंटू 40, 200। 40 इंटू 0.1 क्या बनेगा? 4 हेनरी। यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस दैट इज हेनरी। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट दैट इज 4 हेनरी। छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.9, अ पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल हैज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। क्या दिया? म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 हेनरी। पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल, दो कॉइल ले लो, दोनों कॉइल के लिए, दो पेयर ऑफ कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? 1.5 हेनरी, क्योंकि हम जानते हैं M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू M, दैट इज 1.5 हेनरी। इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर, करंट में चेंज कितना आ रहा है? 0 टू 20 एम्पियर इन 0.5 सेकेंड, तो डेल्टा आई क्या बनेगा? डेल्टा आई क्या बने? चेंज इन करंट 20 एम्पियर इन टाइम इंटरवल 0.5 सेकेंड। डेल्टा टी दिया हुआ है 0.5 सेकेंड। व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल? चेंज ऑफ फ्लक्स दैट इज डेल्टा 5, वो हमें निकालना है। याद करो, अगर ये मान लो कॉइल 1 है, ठीक, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कॉइल 2, ठीक। यहाँ पे एक वेरिएबल बैटरी कंसीडर कर लूँ और यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ पे हम फाइंड करना चाहते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विथ सेकंड कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू फर्स्ट कॉइल। क्या ठीक? एंड दिस phi2 इज इक्वल टू MI1, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहाँ से आप देख सकते हो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस M इंटू आई। क्या ठीक? सो हियर क्या पूछे? इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 टू 20 एम्पियर, करंट कहाँ पे चेंज होगा? फर्स्ट कॉइल में मान लो। चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल,
तो डेल्टा फाई टू हमें निकालना है, तो डेल्टा फाई टू इज इक्वल टू एम डेल्टा आई टू, क्या आई वन, एम डेल्टा आई वन, क्या ठीक। यहाँ पे करंट चेंज होने की वजह से यहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो डेल्टा फाई टू इज इक्वल टू एम डेल्टा आई वन। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना दिया हमको 1.5 हेनरी और चेंज इन करंट कितना है 20 एम्पियर। सो 1.5 दैट इज नथिंग बट 3/2 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 30 वेबर, क्या हो जाएगा 30 वेबर। सो चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल इज 30 वेबर। मज़ेदार है न्यूमेरिकल, छोटे छोटे। चल लिखने तो होंगे, जल्दी से लिख लीजिए। दो न्यूमेरिकल हो गए, अब एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 6.9। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 and other of large radius R2 such that R1 is much smaller than R2 are placed coaxially with the centers coinciding. Obtain the mutual inductance of the arrangement। दो कोयल कंसिडर करनी है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये हो गई फर्स्ट कोयल, उसके अंदर कंसिडर करते हैं सेकंड कोयल। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कोइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1, छोटी सी रेडियस कौन सी है R1, ये हो गई कोयल नंबर 1, ये हो गई कोयल नंबर 2, एंड अदर ऑफ लार्ज रेडियस R2, दूसरी वाली की रेडियस दी हुई है वो कितनी है R2। हियर द सिचुएशन इज गिवन R1 इज मच स्मॉल इन कंपेरिजन टू R2, आर प्लेस्ड कोएक्सियली विद द सेंटर्स कोइंसाइडिंग, सेंटर कोइंसाइड कर रहे हैं, एक्सिस सेम है। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना हो तो यहाँ तो M12 निकाल सकते हैं, यहाँ तो M21 निकाल सकते हैं। M12 निकालो चाहे M21 निकालो, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस तो सेम ही रहेगा, पर हमें ये देख लेना चाहिए कि M12 निकालना आसान रहेगा या M21 निकालना आसान रहेगा। यहाँ पे अगर मैं करंट सेकंड कोयल से पास करवाऊँ तो फ्लक्स इंड्यूस होगा फर्स्ट कोयल में, करंट यहाँ पे पास करवाऊँ तो उसकी वजह से फ्लक्स फर्स्ट कोयल में इंड्यूस हो, तो फ्लक्स अपॉन करंट विल गिव मी म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लो कि हम सेकंड कोयल में से करंट फ्लो करवा रहे हैं, जिसको मैं बोल लेता हूँ I2, and suppose the current is flowing in this direction, right? If current is flowing in this direction, then here in the area of first circular coil, what will be the direction of magnetic field? Magnetic field की डायरेक्शन कैसी मिले मुझे बता। करंट ऐसे फ्लो हो रहा, जस्ट यू हैव टू कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड पाम in the direction of electric current and thumb will give you the direction of magnetic field। तो magnetic field कौन सी डायरेक्शन में, आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर, तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ फिगर मिलेगी, क्या ठीक, ठीक है। सो हियर वी विल गेट मैग्नेटिक फील्ड, सो मैग्नेटिक फील्ड वी आर गेटिंग ड्यू टू करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेकंड कॉइल, तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी B2, क्या बनेगी B2। हियर वी कैन थिंक ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल 2, ठीक है। यहाँ पे इसकी रेडियस बहुत ही स्मॉल है, R1 इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू R2, तो ये इसके सेंटर के करीब करीब ही है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो जितनी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे होगी उसी के अराउंड होगी, तो अप्रोक्सीमेटली हम फॉर्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ, अप्रोक्सीमेटली हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उतनी ही कंसिडर करेंगे जितनी सेंटर पे होगी, तो फॉर्मूला क्या बनता है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल 2 इज, बता मुझे क्या फॉर्मूला था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, म्यू नॉट I क्या है I
2 अपॉन 2r, तो क्या बनेगा 2r2। B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। चल, अब मैग्नेटिक फील्ड तो मिल चुकी, क्या निकालना है हमें? फ्लक्स। फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस फर्स्ट सर्कुलर कॉइल। तो फ्लक्स एसोसिएटेड विद फर्स्ट सर्कुलर कॉइल φ1 इज इक्वल टू B2A, actually B vector dot A vector, magnetic field that is outside the plane of figure, area that is outside the plane of figure, both are in the same direction, तो एंगल क्या बनेगा 0 cos 0 1, तो B2A cos 0 that is what, therefore B2A, this is area of first coil because we are finding flux associated with first coil only, so B2A1, B2 क्या बना म्यू नॉट I2 अपॉन 2r2 इंटू एरिया ऑफ फर्स्ट कॉइल, क्या बनेगा पाई r1 स्क्वायर, क्या ठीक, पाई r1 स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विथ फर्स्ट कॉइल φ1 अपॉन I2, φ1 अपॉन I2 क्या बनेगा म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2। याद करो 1 अपॉन 2 φ1 अपॉन I2 that is M12, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल 1 विथ रिस्पेक्ट टू कॉइल 2, M12 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2। When we have couple of coils, at the time mutual inductance associated with one coil with respect to another, that is flux upon electric current, flux associated with one coil upon current flowing through another coil. So M12 is equal to mu naught pi r1 square upon 2r2 for this case. ये बना है हमें M12, तो M21 भी उतना ही होना चाहिए। अगर M21 लिखना हो तो क्या लिखेंगे M12 इज इक्वल टू M21 इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई r1 स्क्वायर अपॉन 2r2। यहाँ पे हमने M12 निकाला है, मतलब हमने करंट सेकंड कॉइल में से पास करवाया। आप लोग करंट यहाँ से भी पास करवा सकते हो फर्स्ट कॉइल में से, पर तब इसे ऑब्टेन करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मेथड लेंदी हो जाएगी। तो आसान क्या रहेगा हमें निकालना M12। तो जब भी आप लोगों को ऐसे सवाल दिए हों तो जिसका एरिया बड़ा हो वहाँ से करंट फ्लो करवा दो और छोटे वाले में फ्लक्स निकाल लो, तो क्या मिल जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या ठीक समझ में आया? एग्जाम्पल 6.9 एकदम परफेक्ट। तो ये खास ध्यान दें, लिखना है जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया एग्जाम्पल। अब आप लोगों के लिए होमवर्क, ये एग्जाम्पल 6.9 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल जो आज करवाए 6.8 6.9, ये तीनों आप लोगों को दो दो बार होमवर्क में कर लेने चाहिए। सो राइट एग्जाम्पल 6.9 एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 6.8 एंड 6.9 2 टाइम्स इन होमवर्क। बाकी की बात, ये चीज़ मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे ही आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। अब आप देखोगे चैप्टर में 2 ही टॉपिक रह गए, एक है एसी जनरेटर और दूसरा है एडी करंट, और इसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को घर पे एक टाइम टेबल बनाना चाहिए, टाइम टेबल को फॉलो करें। एक टाइम टेबल बनाएं डेली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ठीक है। आप लोगों के जो ये सब्जेक्ट्स हैं उसे टाइम डिवाइड करके दे दीजिए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे के प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। एक टाइम टेबल बनाओ, उसे फॉलो करो। अगर ऐसा करोगे डेली एक रूटीन बन जाएगा, तो डे टू डे जितना भी वर्क करवा रहे हैं उतना आप लोगों का कंप्लीट होता रहेगा। अगर आप लोग पीछे रह जाओगे तो फिर कवर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो डेली
हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी एडी करंट और एसी जनरेटर जो बाकी रह गए हैं वो आगे के लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे। आप लोगों के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, दीपक सर के साथ पढ़ते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।